Hello everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about microscope principle. Okay. So in principle, we are discussing about the basic concept of microscope, how microscope is enlarging the images. Okay. तो किसी भी माइक्रोस्कोप में इमेज को एनलार्ज करने के लिए इस माइक्रोस्कोप के पास में दो कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. वो दो चीज़ें क्या हैं वो आप लोग देखिए. द फर्स्ट थिंग इज मैग्निफिकेशन. फर्स्ट थिंग इज मैग्निफिकेशन एंड सेकेंड वन इज रिजॉल्विंग पावर. ओके, सेकेंड वन इज रिजॉल्विंग पावर. क्लियर. सो वन बाय वन हम दोनों चीज़ों को समझेंगे. ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि मैग्निफिकेशन क्या है. मैग्निफिकेशन जनरली क्या होता है, कोई भी चीज़ जो होती है उसको हम कितना एनलार्ज करके दिखा सकता है माइक्रोस्कोप. ओके, क्लियर. तो यहाँ पर आप देखिए मैग्निफिकेशन क्या है बेसिकली. जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये एक सिंपल बॉल है. ओके, सपोज करिए ये एक सिंपल बॉल है. अब मैं सिंपल जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको इसके सामने लेकर आ रहा हूँ. तो यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ा सा आपको एनलार्ज दिखेगा. ओके, यहाँ पर आप देखिए ये आपको एनलार्ज दिखेगा. क्लियर एवरीवन. यहाँ पर आप देखिए अभी मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रही होगी सिंपल बॉल. अब मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ तो ये आपको एनलार्ज दिख रही होगी. ओके, यहाँ पर देखिए सिंपल आपने मेरा चेहरा देखा. अब मैं इस अपने चेहरे को मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने लेके आ रहा हूँ. तो यहाँ पर आप देखिए जो मेरे नोज़ एंड माउथ हैं वो इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे. सिंपल यहाँ पर देखिए अभी जो नेचुरल है वो लुक नज़र आ रहा होगा. अगर मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने ले जाऊँगा तो वो उस तरह से आपको कैसा नज़र आ रहा होगा. क्लियर. एक और एग्जांपल देता हूँ आपको. यहाँ पर जो मैंने माइक्रोस्कोप प्रिंसिपल लिखा हुआ है सिंपल उसको देखिए नेकेड आई से. अब यहाँ पर देखिए माइक्रोस्कोप की इमेज आपको कैसी, जो माइक्रोस्कोप मैंने लिखा हुआ है वो आपको कैसा दिख रहा है. ओके, सो सिंपल में आपको देखिए यहाँ पर सिंपल में जो ओरिजिनल उसकी साइज है वही दिख रही है और मैग्नीफाइंग ग्लास अगर मैं ले रहा हूँ तो उससे आपको ये इमेज कैसी दिख रही है. क्लियर एवरीवन. सो यहाँ पर आप देखिए मैग्निफिकेशन के लिए कोई भी माइक्रोस्कोप होता है उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप लें. ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप लें और कंपाउंड माइक्रोस्कोप लें. ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो इन दोनों ही केस में क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग करने के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया ये सिंपल मैग्निफिकेशन ग्लास आप लोगों के लिए काम आ रहा है. मतलब कि यहाँ पर एक ही लेंस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में. बट अगर मैं लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो यहाँ पर दो लेंसेज होंगे. ओके, कोई भी माइक्रोस्कोप हो उसमें दो लेंसेज होंगे. फर्स्ट लेंस होगा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और सेकंड लेंस होगा आई पीस और ऑक्यूलर लेंस. ओके, सो दो तरह के लेंसेज होते हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन करने के लिए. मतलब कि जो भी इमेज है उसको एनलार्ज करने के लिए दो लेंसेज होते हैं. तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये आई पीस है और ऑब्जेक्टिव लेंस है. तो यहाँ पर आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस से ही हमें उस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का पता लगेगा. ओके, सो बेसिकली अगर आप मैग्निफिकेशन पावर आप देखो किसी भी माइक्रोस्कोप की तो वो क्या होगी, जनरली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस. मींस आई पीस का जो पावर है, आई पीस की जो पावर है मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्टिव लेंस पावर. ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस पावर, दोनों लेंस की जो पावर होगी वो अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी. क्लियर. सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी आई पीस होता है उसकी जनरली दो तरह की पावर होती है, 10x और 15x. तो मैं यहाँ पर वही आपके लिए लिख रहा हूँ 10x. ओके, 10x. और जो दूसरा हमारा पास में है वो क्या है 15x, 15x, 15x एंड अगेन 15x. अब ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमारे पास में 3 या 4 तरह के होते हैं. तो बेसिकली 4x, देन 10x, देन 40x एंड देन 100x. सो यहाँ पर आप देखिए मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी.
सो यहाँ पर आप देखिए मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, मीन्स 40x हो गया यहाँ पर 10 into 10 100x, ओके 400x, ओके एंड देन 1000x, देन 60x, ओके देन 150x, ओके एंड देन 600x एंड देन 1500x। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन पावर आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर देखिए जनरली हम किसी भी माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन करते हैं, लाइक यहाँ हमने 1000x पर किया, तो 1000x के लिए हमें बेसिकली वी रिक्वायर्ड ऑयल इमर्शन, ओके ऑयल इमर्शन की ज़रूरत पड़ती है, ओके सिमिलरली 1500x के लिए भी हमें ऑयल इमर्शन की ज़रूरत पड़ती है। बट जब हम बहुत ज़्यादा उसको एनलार्ज करते हैं तो यहाँ पर इमेज जो है हमें थोड़ी और ब्लर होती जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उसको देखिए। यहाँ पर देखिए जब भी हम कोई इमेज को जूम करते हैं तो जब लास्ट एंड तक जूम करते जाते हैं, हाईएस्ट जूम जब कर लेते तो जो उसके बहुत माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं वो ब्लर होते जाते हैं। आप जनरली आप अपने कैमरे में भी देखिए, मोबाइल के कैमरे में, उसमें देखिए मैं आप लोगों के सामने ये इमेज जूम कर रहा हूँ, अभी इनिशियल मैंने आपको जूम की वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी, बट जब मैं और इसको जूम करता जा रहा हूँ तो ये अब ब्लर हो गई, ओके यहाँ पर जाकर ये ब्लर हो गई। क्लियर एवरीवन? सो इस ब्लर होने से बचाने के लिए क्या होना चाहिए बेसिकली, अगर माइक्रोस्कोप में इमेज जो है वो ब्लर अगर हो रही है तो उसको ब्लर होने से बचाने के लिए माइक्रोस्कोप में क्या और टेक्निक होनी चाहिए। ओके सो इस ब्लर होने से बचाने के लिए ही किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर होती है। ओके सो बेसिकली रिजॉल्विंग पावर को यहां पर आप समझिए। रिजॉल्विंग पावर मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी समझाया था। जनरली जैसे कोई दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को आपस में दूर दूर करके दिखाना, ओके वो कितना माइक्रोस्कोप हमारा दोनों पॉइंट्स को अलग सेपरेट करके दिखाता है। बट ये पॉइंट्स तो आपको सेपरेट नज़र आ रहे हैं, बट अगर हम ये पॉइंट्स और पास पास में हों, ओके जनरली नेकेड आइज से ये पॉइंट्स भी हमें दिख रहे हैं, बट अगर ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही पास पास हों, ओके तो अगर कोई माइक्रोस्कोप इन दोनों पॉइंट को अलग अलग सेपरेट करके दिखा दे तो वो उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। ओके सो यहाँ पर आप देखिए जनरली क्या होता है, बेसिकली अगर हम यहाँ R मीन्स रिजॉल्विंग पावर हो गया, RI मैंने यहाँ पर लिखा है, RI मीन्स बेसिकली नेकेड आई, यहाँ पर मैं नेकेड लिख रहा हूँ। ओके सो ह्यूमन की जो नेकेड आई की रिजॉल्विंग पावर होती है वो 0.2 मिलीमीटर होती है। ओके इसका मतलब क्या है, जो नेकेड आई है उससे हम 0.2 मिलीमीटर, अगर कोई दो चीजें आपस में दूर होंगी तो उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए ये दोनों, सपोज करिए ये दोनों बॉल्स जो हैं वो अगर 0.2 mm दूरी पर है तो नेकेड आई देख सकती है, बट ये दोनों बॉल्स अगर और पास आ जाएं, ओके जब इनकी दूरी जो है 0.2 mm नहीं रहे, इस तरह से अगर आ जाएं, ओके तो ये हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी नेकेड आई से। इसका मतलब माइक्रोस्कोप में हमें माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर इतनी होनी चाहिए कि वो नेकेड आई की पावर से भी ज़्यादा होनी चाहिए, ओके ताकि वो इन दोनों को सेपरेट करके देख सके। ओके सो वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सपोज करिए ये दोनों ही जो बॉल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हैं, बट अगर मैं R माइक्रो करता हूँ यहाँ पर, और R माइक्रो से क्या हो गया, जनरली एक लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो होती है 0.2 माइक्रोमीटर। ओके यहाँ 0.22 ही है, बट ऊपर मिलीमीटर है और यहाँ पर माइक्रोमीटर है। ओके इस पे ध्यान दीजिएगा। तो अब ये दोनों ही इमेजेस जो हैं वो हमें दूर दिखेंगी, तो ये माइक्रोस्कोप जो है वो इन दोनों को दूर दिखा रहा, तो ये डिस्टेंस हमारे पास में आ गई। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। सो यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हो गया, फॉर अ माइक्रोस्कोप
रिजॉल्विंग पावर जो है आर माइक्रो हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए आर आई से, नेकेड आई। ओके, नेकेड आई कंसीडर कीजिएगा यहाँ पर। क्लियर? सो इसको आप लर्न करके रखिए, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये एक एमसीक्यू हो जाएगा। ओके, तो इसको लर्न करके रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए रिजॉल्विंग पावर को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली समझेंगे कि रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या है। सो यहाँ पर आप देखिए डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, ये एक फॉर्मूला होता है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली डी क्या है, ये डी मैंने जो आप लोगों को बताया ये बेसिकली दिस इज द डी। यहाँ पर आप देखिए डी बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली ए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच कैन बी विजिबल बाय माइक्रोस्कोप। ओके, क्या लिख सकते हो आप इसको, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, which can be visible। ओके, अब यहां पर आप देखिए लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर? अब यहां पर देखिए बेसिकली अगर हम न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, ओके, सो इसको एक रॉ डायग्राम से समझते हैं। यहां पर आप देखिए ये हमारा अगर बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, क्लियर? और ये हमारा स्लाइड हो गया। क्लियर? स्लाइड, इसके अलावा ये हमारा क्या हो गया, लाइट सोर्स। ओके, दिस इज लाइट सोर्स एंड दिस इज व्हाट, स्पेसिमेन। ओके, अब यहां पर देखिए क्या होगा, लाइट सोर्स से हमारी जो है लाइट जा रही, इस तरह से लाइट जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ये हमारी लाइट गई और ये लाइट फर्दर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा स्पेसिमेन था। ओके, क्लियर? तो इससे फिर फर्दर क्या हुआ, अब ऑब्जेक्टिव लेंस पर हमारा लाइट गई। क्लियर? सो इट इज मेकिंग अ कोन, यहाँ पर ये एक कोन बना रही है। ओके, सो दिस इज जस्ट लुक एट हियर, दिस इज जस्ट लाइक सच काइंड ऑफ कोन। ओके, इस कोन को फिर फर्दर मैं इस तरह से बनाता हूं। ओके, सो यहां पर आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये कोन बन रहा है। तो ये कोन जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि 3D कोन, आप समझिए इसको। तो यहां पर जो लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ रही है उसका एक एंगल बन गया, वो एंगल क्या कहलाता है, अल्फा, और वी कैन से, और समटाइम वी कैन कॉल थीटा। ओके, सो अल्फा और थीटा कुछ भी, कोई सा भी एंगल आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर? सो ये जो 3D कोन बन रहा है बेसिकली यही हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर है। ओके, सो यहां पर आप देखिए अगर डिस्टेंस जितना, अब यहां मैंने आपको बताया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो जितना ज़्यादा डी कम होगा, जितना ज़्यादा डी कम होगा उतना ही ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। ओके, मतलब अगर कोई माइक्रोस्कोप, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए, कोई सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप अगर 0.2 माइक्रोमीटर के जो 2 पॉइंट्स हैं उनको दूर दिखा सकता है, इसका मतलब उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूं, आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूं, तो आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली 0.5 नैनोमीटर होता है। ओके, 0.5 नैनोमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, 0.2 माइक्रोमीटर से भी बहुत कम हो गया 0.5 नैनोमीटर। इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, 2 पॉइंट्स के बीच की जो है वो डिस्टेंस बहुत कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर हम जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब आप समझ गए यहाँ पर कि जो डी अगर हमारा कम होगा
तो रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए इसी जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम और ज़्यादा फर्दर एनलार्ज करते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए d इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन जो न्यूमेरिकल एपर्चर होता है उसको डिनोट किया जाता है एन साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर आप अल्फा लिख सकते हैं। सो यहाँ पर फर्दर एक कांस्टेंट और इसमें ऐड किया जाता है, दैट इज 0.61। ये मैथमेटिकल इक्वेशन से आता है। ओके, सो जनरली आप यहाँ पर समझिए इसको, ये क्या चीज़ है। ये इक्वेशन हमने और फर्दर डिराइव कर दी। तो यहाँ पर अब आप लोगों के सामने 2 पॉइंट्स और आ गए। लैम्डा में आप लोगों को बता ही चुका था कि वेवलेंथ होती है लाइट की। ओके, और डी में आप लोगों को बता चुका हूँ। एन देखिए, एन क्या है? एन इज बेसिकली अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एंड दिस थीटा इज बेसिकली दिस वन। ओके, किस एंगल से लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पर जा रही है उसको हम थीटा बोलते हैं। ओके, सो यहां पर आप देखती है सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है, अलग अलग हमारे पास में मीडियम है। दिस इज बेसिकली RI हो गया। ओके, सो यहाँ पर आप आ जाइए, ये हमारे पास में अलग अलग मीडियम है और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एयर हमारे पास में मीडियम, वाटर हमारे पास में हो गया। ओके, सेकंड मीडियम, एंड थर्ड मीडियम जो है हमारे पास में ऑयल। सो अगर हम एयर के बारे में देखें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.003। ओके, एंड अगर हम वाटर का देखें तो इसका इंडेक्स होता है 1.33। और अगर हम ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो वो होता है 1.51। तो जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। तो जनरली हम लोग एयर का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, एयर का ही इस्तेमाल करते हैं और वो 1.003 होता है। तो उसको हम नेग्लिजिबल मीन्स 003 को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं और उसको 1 कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं एन को कुछ चेंज करता हूँ और रिमेनिंग जो और लैम्डा है और साइन थीटा को इनको कांस्टेंट रखता हूँ तो क्या होगा। ओके, क्लियर? सो सपोज करिए यहाँ पर अगर मैं एन को बढ़ाता हूँ। ओके, एन को क्या करता हूँ, अगर मैं बढ़ाता हूँ, अगर एन बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डी कम हो जाएगा। ओके, एन बढ़ेगा तो डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर डी कम हो जाएगा तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि डी कम हो जाएगा तो आर बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ा देते हैं, मतलब ऐसा मीडियम चूज करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो हमारा रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई थी कि यहाँ पर जो ऑयल इमर्शन हम लेंस यूज़ करते हैं। ओके, ऑयल इमर्शन लेंस जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सीडार वुड ऑयल का यूज़ किया जाता है। ओके, जब हम हाईएस्ट रिजोल्यूशन देखना चाहते हैं जैसे कि 1000x और 1500x। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हम ऑयल का यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो कौन सा ऑयल होता है, वो आप देखिए सीडार वुड ऑयल। दिस इज सीडार वुड ऑयल। ओके, सो बेसिकली यही ऑयल यूज़ किया जाता है क्योंकि इसी की प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है जो कि हम ऑयल इमर्शन लेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एन बढ़ाया तो एन बढ़ने से क्या हो गया, डी कम हो गया और डी कम होने से रिजोल्यूशन बढ़ गया। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया रिजॉल्विंग पावर को चेंज करने वाला। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए मैं साइन जो थीटा है हमारा जो एंगल है उसको चेंज करता हूँ। ओके, सो जो एंगल है हमारा, अगर हम एंगल को चेंज करेंगे, ओके, एंगल जो है उसको चेंज करेंगे मीन्स अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे। ओके, अगर मैंने क्या किया, इफ़ आई इंक्रीज द थीटा, ओके, थीटा बढ़ेगा तो डी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। डी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। और डी डिक्रीज होगा तो आर हमारा बढ़ जाएगा। ओके, बट तो ये भी एक हमारा कंसेप्ट हो गया
ओके, तो इसको देखिए आप, हमने एंगल बढ़ाया, यहाँ पर जो है वो एंगल बढ़ गया ये, ओके, लुक एट हियर, ये हमारा जो है एंगल बढ़ता जाएगा, ओके। एक पोजीशन ऐसी है और एक पोजीशन, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, ओके, ऑफ थीटा एंड दिस इज सेकेंड पोजीशन ऑफ थीटा। सो यहाँ थीटा 1 है और यहाँ थीटा 2 है, ओके। सो थीटा 2 ज़्यादा होगा तो ये डी कम हो जाएगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो जाएगा, ओके, और जो हमारा आर है रिजॉल्विंग पावर वो बढ़ जाएगा, ओके एवरीवन। नाउ अब मैं आपको लैम्डा के बारे में बताता हूँ कि लैम्डा अगर बढ़ेगा, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, ओके। यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहे हैं हम और रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे। तो हमने लैम्डा बढ़ाया, वेवलेंथ हमने बढ़ाई, ओके। सो आपको पता ही है विबग्योर जब आप देखते हो तो उसमें हम विजुअल साइड से और V से लेकर R की तरफ जाते हैं, तो इसमें लैम्डा में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ओके, यू नो वेरी वेल। सो अगर हम लैम्डा बढ़ाते हैं, ओके, अगर हम क्या करते हैं लैम्डा बढ़ाते हैं, तो लैम्डा अगर मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये डी भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए डी बढ़ जाएगा। अगर डी बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया, आर जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा, ओके, आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लियर एवरीवन? सो these 3 points आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लीजिए तीनों ही पॉइंट पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए जीपैट हो, नीट हो, CSIR नेट हो, गेट हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, अगर एग्जामिनर को आप लोगों को घुमाना है और टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो इन तीनों ही पॉइंट में से क्वेश्चन देगा, ओके। और जो भी बच्चा ये क्वेश्चन करेक्ट करके आएगा उसकी रैंक बूस्ट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? समझ रहे हैं आप मेरी बात जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं? तो यहां पर रिजॉल्विंग जो पावर है वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड कर रही है? एक तो लैम्डा पर डिपेंड कर रही है, ओके, वेवलेंथ ऑफ लाइट। दूसरा थीटा पर जो आपका एंगल है उस पर डिपेंड कर रही है। और तीसरा आपका एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम जो है हमारा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस पर डिपेंड कर रही है। क्लियर एवरीवन? सो दीज आर सम प्रिंसिपल। अब यहां इसके बाद में हम जो है लाइट किस तरह से माइक्रोस्कोप में इमेज बनती है, उसका रे डायग्राम क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ओके। यहां तक होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Hello everyone, now it's time for question round. Question number 1, microscope resolving power depend on A, refractive index of medium, B, wavelength of medium, C, numerical aperture, and D, all of these. Question number 2, if refractive index increases and rest other factor which affect resolving power remain constant, then what happen with the microscope resolving power? A, resolving power increases, B, resolving power decreases, C, resolving power remain unchanged, and D, all of these. Question number 3, if wavelength decreases and rest other factor which affect resolving power remain constant, then what happen with the microscope resolving power? A, resolving power increases, B, resolving power decreases, C, resolving power remain unchanged, and D, all of these. Question number 4, a microscope is constructed with 10x ocular lens and 40x objective lens. What will be the magnification power of microscope? A, 100x, B, 10x, C, 400x, and D, 0.4x. Question number 5, in microscopes generally which oil and which lens is used for oil immersion purpose? A, cedarwood oil and 10x, B, cedarwood oil and 100x, C, olive oil and 40x, and D, olive oil and 100x. So I already discussed all the points related to these questions in my lectures. If you are unable to answer, then go through with the lecture and answer in comment box.